हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम एनसीईआरटी के थ्रू जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है उस चैप्टर को करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे पहले तो हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा था पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या है? कलेक्शन है उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक प्लेन पर है, किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स पॉइंट से, है ना। जैसे कि अगर मैं एक फिक्स पॉइंट ले लूं, ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस को फिक्स कर लूं और इस फिक्स डिस्टेंस पर घूमता रहूं, तो वो पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल बना देगा, है ना। वो पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बना देगा? सर्कल बना देगा, समझ रहे हो। और इस फिक्स पॉइंट को ही हम लोग सेंटर कहते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं। ये बात हम जानते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या कह रहे हैं। सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। डायामीटर जो होता है सर्कल का वो क्या होता है? रेडियस के डबल होता है। ठीक है, रेडियस के डबल ही को ही हम लोग डायामीटर कहते हैं। ये बात भी हम लोग जानते ही है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा से सर्कल के बारे में, सर्कल का पेरीमीटर या जिसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं हम लोग, और एरिया की बात करते हैं ना। तो सर्कल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मान लो ये मैंने सर्कल बना लिया, तो सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल है, इस पूरी बाउंड्री की लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं, है ना। और सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का सरकमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2πr। ठीक है, या पाई डी भी लिख देते हैं, क्योंकि 2r जो होता है उसको डायमीटर लिख दिया तो पाई डी बन गया। ठीक है ना, क्लियर है। और सर्कल का एरिया, एरिया मतलब हो गया इस सर्कल ने इस प्लेन पर कितनी जगह कवर की हुई है। ठीक है, स्पेस कितना रीजन लिया हुआ है, तो उसको हम सर्कल का एरिया कहेंगे, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सही है, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है? एक सर्कल को अगर हम आधा कर दें, है ना, तो उसको हम लोग सेमी सर्कल कह सकते हैं। जैसे ये पोर्शन है नीचे वाला, मान लो, ठीक है, इसको सेमी सर्कल कह सकते हैं। तो ये जो एरिया हुआ पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा। पूरे सर्कल का कितना था? पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस है, तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा ना, ये पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला, और ये पोर्शन भी आ जाएगा। तो आप जानते हो पूरे सर्कल की जो बाउंड्री थी, सरकमफेरेंस था, वो 2πr था, तो ये पोर्शन पाई आर हो गया और ये वाला 2r हो गया, है ना। तो इस तरीके से सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस हो गया या पेरीमीटर कह लो, है ना, ये सेमी सर्कल और ये बाउंड अगर ये भी इंक्लूडेड है तो, है ना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2r हम उसको कह सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं। एरिया इनक्लोज बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं तो उनकी वजह से जो एरिया बनेगा उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये समझ लेते हैं एक बार, है ना। देखो कंसेंट्रिक सर्कल समझते हो? सेम सेंटर से बने हुए सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल बना देता हूं सेंटर सेम रखते हुए, तो इन दोनों की वजह से, यानी इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा, ठीक है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था। लेट से अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले की कैपिटल आर है, तो आप देख पा रहे हो पूरे बड़े सर्कल का एरिया अगर मैंने निकाल लिया और उसमें से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिर्फ ये बाहर बाहर का पोर्शन बच जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है हमारे लिए रहेगा 2 कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया। समझ गए क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका भी हम ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस करने में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, है ना, दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, ठीक है, ऐसा कुछ, है ना, ये दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? उनके रेडियस का ही सम होगा। देख पा रहे हो, दोनों रेडियस का सम ही तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, है ना,
तो लेट से एक का सेंटर यहाँ कहीं है और एक का सेंटर यहाँ कहीं है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, अब देखना ध्यान से, इसकी रेडियस अगर आपने r1 ले ली बड़े वाले की और छोटे वाले की आपने r2 ले ली, ठीक है, बड़े वाले की रेडियस को आप r1 ले लो, तो आप देख पा रहे हो कि इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 में से r2 सब्ट्रैक्ट कर दो, उनके रेडियस का डिफरेंस ही है ना, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहा है कि द डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। अगर एक व्हील मूव कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, जैसे मान लो यहाँ से अगर पहिया घूमना शुरू करता है तो एक रिवोल्यूशन कब होगा, जब यहाँ से घूम के वापस यहीं आ जाए। तो अगर ये घूम रहा है तो ये बाउंड्री जो है इतनी ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है व्हील, वो उसके सरकमफेरेंस के ही इक्वल होता है। सही बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो भी बातें हमने देखी इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। एक सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस 22 है उसका एरिया क्या होना चाहिए। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बारे में हम जानते हैं ना, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, दिस इज 2 पाई r, है ना, और हमको बोल रहा है नहीं 22 है, पाई की वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट रेडियस विच इज 7/2। हमसे बोला था एरिया बताओ, तो हमने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर, और पाई है मेरे पास 22/7। रेडियस कितनी आई थी 7/2, पर उसका स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 11 इंटू 7/2 यानी 77/2, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 38.5 भी लिख सकते हो, है ना, सही है क्या, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो समझ गए, सर्कमफेरेंस दिया था जिसकी हेल्प से हमने रेडियस निकाली और रेडियस की हेल्प से हमने एरिया निकाला। क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक वायर है जिस इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28। एक वायर को हमने एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया है और इस सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है 28, ठीक है भाई। फिर आगे कह रहा है इफ इट इज रीबेंट इनटू अ स्क्वायर, इसको फिर वायर को हमने एक स्क्वायर की शेप में मोड़ दिया, तो बताओ कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। ठीक है, अगर इसी वायर को हमने स्क्वायर की शेप में फोल्ड कर दिया है, मोड़ दिया है, बेंट कर दिया है, तो क्या होगा। तो देखो वायर की लेंथ दोनों केस में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है ना। तो लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, रिमेन्स सेम, लेंथ ऑफ वायर रिमेन्स सेम इन बोथ द केसेस। तो यानी इस केस में वायर की लेंथ सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। सही बात है ना, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल शुड बी इक्वल टू, अब इस केस में जब वायर को बेंड किया है तो स्क्वायर की शेप में, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर, सही है, शुड बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया 2 पाई r, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू साइड, ठीक है, जिसको मैं a अज्यूम कर लेता हूं। चलो पुट करते हैं वैल्यूज। रेडियस थी 28 और यहाँ पर 4a, ये इससे कैंसिल हो रहा है। अच्छा 4 को 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर, ये जो है हमारे को स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। समझ गए क्या बात को, ठीक है। तो कुल मिला के हमने दोनों केस में पेरीमीटर को सेम रखा क्योंकि एक ही वायर से दोनों
फिगर्स बनाई गई थी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। एक सर्कुलर फील्ड है ना, देखो एक सर्कुलर फील्ड है। फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री को कवर करना, है ना, सिर्फ बाउंड्री को। फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280। 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से जब फेंसिंग की तो इतना कॉस्ट आया। ठीक है, समझो बात को। 1 मीटर पे अगर 24 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 5280 5280 रुपीज खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता तो चल जाएगा ना कि कितने लेंथ पे या कितनी बाउंड्री पे हमने ये काम कराया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, फेंसिंग कराई होगी। तो क्या मैं इससे बाउंड्री निकाल सकता हूँ? सोच के बताओ भाई। आप कह रहे हो 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमने जो पैसा दिया है वो 5280 रुपए दिए हैं। ठीक है, इतने पैसे खर्च हुए हैं। क्लियर है क्या? तो अब इस हिसाब से मुझे सरकमफेरेंस पता चल गई सर्कल की, तो है ना। सरकमफेरेंस शुड बी इक्वल टू भाई कितना टोटल खर्च आया है और हर 1 मीटर पे कितना दे रहे हैं। उस हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि टोटल कितने मीटर पे खर्चा, कितने मीटर की फेंसिंग हुई थी। तो इसको सॉल्व करें एक बार। तो 24 इंटू 2 48 बचा 4, 24 इंटू 2 48 और ये 0, तो 220 मीटर पे खर्च हुआ। सही है, चलो यहां तक बात पता चल गई। अब क्या कह रहा है, द फील्ड इज टू बी प्लग एट द रेट ऑफ दिस रुपीज 0.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग बतानी है। देखो भाई, प्लगिंग का मतलब अब इस खेत में हमने क्या करना है, काम करना है ना, इसको खेत में प्लगिंग करनी है अपने को। ठीक है, अब किस हिसाब से प्लगिंग होगी भाई, जो भी प्लगिंग होगी उसका खर्चा आएगा 1 मीटर स्क्वायर का 0.5। मीटर स्क्वायर से हमें आइडिया लग जाता है एरिया की बात हो रही है, तो जितना भी एरिया होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल लेंगे। पर एरिया निकालने के लिए तो मुझे रेडियस चाहिए होती है, और सरकमफेरेंस पता है, पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ किया था, है ना। तो देखो सरकमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से रेडियस आ जाएगी, है ना, 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो इससे कट गया 10 टाइम्स और ये से कट गया 5 टाइम्स, तो रेडियस आ गई 35 मीटर, है ना। क्लियर है, 35 मीटर रेडियस आ गई। तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे प्लगिंग करनी है। तो एरिया ऑफ द फील्ड विल बी पाई आर स्क्वायर, और रेडियस मैंने निकाली है 35, तो इससे कट रहा है 5 टाइम्स। तो इतने मीटर स्क्वायर तो अपना एरिया आ गया 110 इंटू 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम बाद में, है ना, क्योंकि मुझे कॉस्ट से मतलब है। अब देखो कॉस्ट की प्लगिंग की रेट क्या है, रेट ऑफ प्लगिंग इज नथिंग बट 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे इतना खर्चा आना है ना, इस हिसाब से खर्चा आना है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने देखा कि मेरे कितना आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है, तो इतने पे इतने इंटू दिस, है ना। तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 110 इंटू 35 इंटू 0.50 रुपीज, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं डेसिमल हटा देता हूँ। ठीक है, और बाद में नीचे 2 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, कितना आ गया, वो 5 आ गया, ये 11 इंटू 35 इंटू 5, है ना। तो 55 इंटू 35 आ रहा है कुल मिला के। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 55 इंटू 35 आ रहा है। तो देखो 5 इंटू 5 25, 5 3 जा 15 और 2 175, और दोबारा करोगे तो यही आएगा 5 7 और 5 12 8 और 1 9, है ना भाई, और ये 1, तो 1925 इतना खर्चा हमारा आ जाएगा, है ना। 1925 रुपीज का खर्चा रहेगा प्लगिंग का इस रेट से। समझ में आई बात? हमने क्या करा, रेट
और कॉस्ट जो दी थी फेंसिंग की उससे हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर की हेल्प से एरिया आया और एरिया की हेल्प से प्लगिंग की कॉस्ट आ गई। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। ठीक है भाई, 11 किलोमीटर मूव करने के लिए एक बाइसिकल को 5000 रिवोल्यूशंस लगाने पड़े, तो बताओ डायमीटर क्या रहेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एक व्हील को एक रिवोल्यूशन लगाना मतलब अपना सरकमफेरेंस कवर करना। सही है ना, एक व्हील एक रिवोल्यूशन में अपना सरकमफेरेंस कवर करता है। ठीक है, पर यहाँ पर लिखा है एक व्हील 5000 रिवोल्यूशन में इतना किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील, है ना, बाय अ व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, है ना, in 1 revolution is equal to its circumference। सही है, so भाई 5000 रिवोल्यूशन में 5000 इंटू सर्कमफेरेंस, पर हमें ये बोल रहा है कि नहीं ये तो 11 किलोमीटर के इक्वल आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, है ना, आर तो हमको पता नहीं है। अच्छा, एक किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, रेडियस मीटर में निकाल लेंगे, 11,000 मीटर हो गया। ठीक है ना, चलो उधर भेज दो सबको। तो 11,000 इंटू 7 अपॉन 5,000 इंटू 2 इंटू 22, है ना। तो देखो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गए इससे। अच्छा, ये इससे कट रहा है, तो रेडियस कितनी आ रही है भाई, 7 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 20, है ना, 7 अपॉन 20 मीटर। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस ये आ गई। अब अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर डबल हो जाएगा, है ना, हमने पढ़ा भी था कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो 2 इंटू 7/20, इसको कैंसिल करोगे तो 7/10 मीटर आ जाएगा। अगर आपको इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी कि 70 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ द व्हील। समझ गए क्या बात को, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, उन चीजों को देखेंगे, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सर्कल के आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे सर्कल है, सर्कल का एक सर्कमफेरेंस का एक पार्ट जो होता है उसको हम आर्क कहते हैं, ना। कोई भी पार्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे मान लो ये पोर्शन है ना, इसको हम सर्कल का एक आर्क कहते हैं। इस आर्क की लेंथ निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर मुझे ये पता हो कि आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आर्क के एंड पॉइंट्स अगर सेंटर पे कोई थीटा एंगल सबटेंड करें और इस सर्कल की रेडियस कुछ आर हो, तो इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, दिस इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इनटू इट्स सर्कमफेरेंस। सही है, बहुत सिंपल है। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता ही है, बस थीटा इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आर्क की लेंथ का, इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए, अगर इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है और ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करे और रेडियस आर हो, तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसको बस थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आर्क का लेंथ आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें अगर हम, तो ऐसे देख सकते हैं कि अब सेक्टर और उसके एरिया की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो वो भी सेम चीज है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, तो हमने अभी ये देखा, इस पोर्शन को अब समझना, ये जो पोर्शन है ये
आर्क और ये दो रेडियस से सर्कल का जो रीजन है, इंटीरियर जो है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन्हीं दो पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं दो पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इन्हीं दो पार्ट्स को सेक्टर बोलते हैं। अब क्योंकि ये सेक्टर, दो सेक्टर बन गए, एक छोटा है तो इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है उसको हम बोल देते हैं मेजर सेक्टर, है ना, मेजर सेक्टर। अब समझना, अगर वही ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और इसकी रेडियस आर है, तो इस सेक्टर का एरिया यानी माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस सेम काम करना है, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब अगर यहीं पे आपको मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए होता तो दो तरीके हैं, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी, या तो आप, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो समझ पाओगे कि यहां पर ये अगर थीटा एंगल है तो ये वाला ही तो मेजर सेक्टर है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 360 माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से निकाल लो कि भाई 360 माइनस थीटा, अगर माइनर सेक्टर ने जो एंगल सबटेंड किया हुआ है सेंटर पे वो थीटा है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या ऐसे भी कर सकते हो इस पार्ट के लिए कि भाई पूरे सर्कल के एरिया में से, है ना, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम ऐसे करके भी मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब समझते हैं सेगमेंट, कि सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, चलो वहीं पे देख लेते हैं क्या है सेगमेंट। ये देखो, अगर मैंने ये लाइन जो है इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया होता, इस आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया होता, तो आप अगर देखो तो सर्कल के दो डिवीजन हुए होते, तो है ना, सर्कल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया होता। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता इस सिर्फ इस लाइन, इस कॉर्ड की वजह से, है ना, एक नीचे और एक इसके ऊपर। तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को ही हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, है ना, इस पोर्शन को ही हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। एक आर्क के एंड पॉइंट और कॉर्ड की वजह से जो सर्कल के इंटीरियर के दो पार्ट्स होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, है ना। और इसके ऊपर जो पूरा पोर्शन है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, है ना, वही जो बड़ा होगा वो मेजर और जो छोटा होगा वो माइनर। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो आप देखो, ध्यान से समझ सकते हो कि अगर इस पूरे सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, जो अब जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ट्राइंगल है, नीचे ये पर्पल वाला पार्ट जो है वो सेगमेंट है। ठीक है, तो पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सही है, बस इसी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी, भाई सेक्टर का एरिया, है ना, विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करना होगा, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ना, कोई भी एक ट्राइंगल है, जो कोई भी एक एंगल बना रही है लेट से, और इसकी जो दो साइड हैं वो ए बी है, तो इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स और उनके बीच में जो भी एंगल बना है उसका साइन थीटा। ठीक है, ये किसी ट्राइंगल का एरिया होता है और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।
आप किसी एक को बेस ले लो, बी को बेस ले लो और यहाँ से एक हाइट कंस्ट्रक्ट करो, उस हाइट की वैल्यू जब निकालोगे तो वो a sin थीटा ही आ जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगाओगे तो यही होगा, है ना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं वहां पर जाऊं तो वहां पर ये दोनों रेडियस थे, तो हाफ इंटू आर यानी आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे में देखूं तो आर स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूं तो ये बन गया पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही मेरे सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है। और सेम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो क्या करूंगा, पूरे सर्कल में से छोटे वाला सेगमेंट हटा दूंगा। ठीक है ना। चलो इस पर देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, ये कुछ चीजें जो हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक मिनट हैंड है तो आप जानते हो मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है। पूरा एक चक्कर लगाना मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाना, है ना, 360 का एंगल। तो यानी यूं कह सकते हैं कि मिनट हैंड जो है एक मिनट में, भाई 60 मिनट में पूरा कर रहे 360, तो एक मिनट में 360 पार्ट्स कर दो उसके, है ना। भाई 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो एक मिनट में अगर इस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना तो 6 डिग्री। सही है क्या। तो ये कहना चाह रहा है। और सेम आर हैंड के लिए भी कह रहा है, आर हैंड 12 घंटे यानी 12 आवर्स में पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री। तो कह सकते हैं एक घंटे में अपॉन 12 कर दो। सही है। और अगर और आगे देखें तो आर हैंड एक मिनट में कितना करेगी, एक मिनट में भाई 30 डिग्री कितने में हो रहा है, एक घंटे में, है ना। तो एक घंटे में हम लोग जानते हैं कि एक घंटे में मिनट हैंड 60 मिनट होते हैं, है ना। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उससे डिवाइड कर दो तो आधा डिग्री हो गया। क्लियर है क्या। तो उस हिसाब से हम इसको भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, है ना। क्वेश्चन में हमें कह रहा है ये फिगर है हमारे पास जिसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल जिसकी एक की रेडियस बड़े वाले की 7 है और एक की 3.5 है ना। ये वाला 7 है और ये वाला 3.5 है और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो आप देख पा रहे हो ये एक तरीके से सेक्टर ही तो बन रहा है ना, नहीं बन रहा क्या। ये जो है ये एक सर्कल का सेक्टर ही तो है। तो सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना तो मैं जानता हूं, पर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो ये छोटा वाला भी तो सेक्टर ही है, तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर सबट्रैक्ट करते ही आंसर आ जाएगा। तो बस फिर इसको कर लेते हैं ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be area of bigger sector minus area of smaller sector। ठीक है, फॉर्मूला है मेरे पास सेक्टर के एरिया का विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों की रेडियस अलग अलग है तो एक को कैपिटल आर बोल देते हैं ना। लेट द बिगर वन इज कैपिटल आर एंड द स्मॉलर वन इज स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पर दोनों ही केस में थीटा सेम है ना, 30 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन तो ले सकते हैं ना हम। थीटा अपॉन 360 और ये पाई भी कॉमन ले लो तो क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं बचा। सही है क्या। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो थीटा की वैल्यू 30 थी और पाई के लिए हमें कुछ कहा तो नहीं गया था ना। पाई के लिए 22/7 ही कहा गया है। जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वही वैल्यू ले, नहीं दिए है तो 22/7 ले सकते हैं, है ना। आर स्क्वायर, भाई आर बड़े वाले की रेडियस थी 7 माइनस 3.5, है ना। तो ये कैंसिल हो रहा है, हाँ, है ना। 0 1/12। अच्छा, इसको मैं
स्क्वायर भी खोल सकता हूँ और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? सही है क्या? चलो ठीक है, तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 11 और ये 6 इंटू 7 42, और इसको आप देखोगे तो ये 10.5 है, जिसको आप ऐसे लिख लो, सिंप्लीफाई तो करना ही है। ये 3.5 है, जिसको आप 7/2 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो काट देते हैं इनको। 7 की टेबल में आ रहा है ये 6 टाइम्स, और ये 6 की टेबल में आएगा क्या? 3 में तो आ ही जाएगा, है ना? 3 की टेबल में आ रहा है ये, तो 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, और ये 35 आ रहा है। क्लियर है? और तो कुछ नहीं हो रहा ना? नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 इंटू 35 अपॉन 40, है ना? ठीक है, तो कितना आ गया? 11 इंटू 35, 35 एंड 35 385, है ना? 385 को अपने को 4 से डिवाइड करना है, फिर वो 10 के आगे पॉइंट लगा देंगे ना, तो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, जा 1, 4 2 जा 8, है ना? फिर 2, फिर 5, है ना? 96.25, और ये जीरो भी लगाओगे तो 9.625 आ जाएगा, है ना? 9 सॉरी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस कितनी है 14, है ना? एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस, एक कॉर्ड है सर्कल का जिसकी रेडियस 14 है, और एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। एक कॉर्ड है जिस सर्कल की रेडियस है 14, और ये कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है ही सही अपने पास। रेडियस कितनी है 14, थीटा कितना है 60, ठीक है ना? माइनर सेक्टर का एरिया, भाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला पढ़ लिया है हमने, तो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60, है ना? और पाई तो 22/7 ही ले लेते हैं, रेडियस है 14। ठीक है, चलो, तो ये आ रहा है 1/6, और फिर ये 6 से कट रहा है, देखो 3 11 2, और कुछ तो नहीं है ना? 11 इंटू 2 यानी 11 इंटू 28, तो हो गया 28 और 28 8 और 2 10 और 308, 308 अपॉन 3, बस डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, है ना? कितना आ गया? 3 इंटू 102 कर दो तो सीधा 306 आ गया, बचा 2, तो 102.6, है ना? तो ये आ गया 102.666, चलता रहेगा ना, हमने इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें माइनर सेगमेंट की, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय, भाई थीटा अपॉन 360, ये हमने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा। कॉमन लेने के बाद बचा था, सॉरी आर स्क्वायर कॉमन लिया था हमने ना, आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा था पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना? अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेडियस तो 14 थी ही सही, और पाई थीटा, ठीक है, पाई थीटा, पाई अपने पास था, वही थीटा 60 अपॉन 360, है ना? माइनस 1/2 साइन 60, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। 14 स्क्वायर 196, 6 3 11, तो 11 अपॉन 21 माइनस 1/2 इंटू √3/2, तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो चाहो तो, क्योंकि √3 की वैल्यू अगर आपको दी हो तो पुट कर लो, नहीं दी हो तो आप छोड़ भी सकते हो, है ना? कितना आ गया? √3/4। तो एलसीएम लेना हो तो ले लो, 21 और 4 का कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 44
है ना, और ये हो जाएगा 21। इसको चाहो तो काट दो। किसकी टेबल में आते हैं दोनों? 14 की टेबल में आ रहे हैं ना, दोबारा से कट जाएगा, ये 7 और ये 3, है ना, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आप माइनर सेगमेंट के एरिया को बोल सकते हो। क्लियर है क्या? है ना। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, और ये इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, फिगर्स को कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसमें हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ सकता है ना, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, ये सब चीजें जो कि हम जानते हैं, बेसिक है। तो जैसे ये हमने पढ़ भी रखे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? अगर तीनों साइड आपको पता है ए बी सी है, तो सेमी पेरीमीटर होता है एस, और फिर एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल का एरिया हम जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी जानते हैं कि 2 इंटू सम ऑफ द साइड्स इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, सही है। स्क्वायर का एरिया जानते हैं, साइड स्क्वायर होता है, डायगोनल जानते हैं स्क्वायर का √2 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर जानते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, रोम्बस का एरिया जानते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है ना, और ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हम जानते हैं ना। तो इन पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, फिगर्स को कंबाइन किया जाता है, तो हमें किसी एक फिगर का एरिया सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ता है, तो वो हमको पता होना चाहिए ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फिगर के अंदर, ठीक है, इस फिगर के अंदर ए बी जो है वो डायमीटर है ना, ठीक है, ए बी जो है वो डायमीटर है, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर, और सी कोई पॉइंट है, ठीक है। AC की लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी है? AC is given by 6 सेंटीमीटर, AC is given that 6 सेंटीमीटर and BC is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आप सबसे पहले आपको समझना होगा शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा। तो आप देखो, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल पाया, तो उसमें से मैं ट्राइंगल सबट्रैक्ट कर दूं तो काम हो जाएगा। तो अब मुझे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करनी होगी। मैं जानता हूं कि ट्राइंगल ABC जो है is formed in a semi circle, है ना, is formed in a semi circle, क्योंकि AB डायमीटर है, और मैंने पढ़ा है क्लास 9th में कि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होता है ना, जिसका डायमीटर ही हाइपोटेनस होता है, यानी एंगल C शुड बी 90, है ना, ठीक है। अच्छा, AB डायमीटर है, तो अगर मैंने AB की लेंथ निकाल ली तो मेरे पास सर्कल का रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा तो मैं एरिया निकाल लूंगा। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, देखो, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बात कह सकते हैं। और AC कितना है? AC 6 है, और CB कितना है? 8 है। AB हम निकालेंगे, है ना, तो दिस इज 36 प्लस 64। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, सो AB विल बी 10 सेंटीमीटर। क्या मेरे पास डायमीटर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है ना। तो अब मुझे अगर शेडेड रीजन के एरिया की बात करनी है ना, शेडेड रीजन के एरिया की बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल क्योंकि राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई मैं जानता हूं, पाई के लिए कुछ बोला गया था वो देख लो एक बार। हाँ 3.14 बोला है तो उसको ही ले लेते हैं ना, बेस्ट रहेगा अपने लिए। थ्री 3.14 इंटू रेडियस, डायमीटर 10 आया था तो रेडियस 5, हाफ इंटू बेस, एक था 6 एक था 8, है ना, तो ये देखो कितना आ रहा है 314 अपॉन 100 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 इंटू 8 24, ये आ गया 4, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ रहा है 157 अपॉन 2, है ना, माइनस 24, तो एलसीएम लोगे तो 2 ही आ जाएगा। 157 माइनस 48 तो ये आ रहा है 109 अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 5 बचा 1 तो 9, एक सेकेंड है ना, 5 बचा 9 तो 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करो वेयर आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर ए, है ना, सेंटर, ये अपने पास जो फिगर है ए को सेंटर लिया है, यहाँ पर बी को सेंटर लिया है, यहाँ पर सी को सेंटर लिया और यहाँ पर डी को सेंटर लिया है। इनको लेकर हमने क्या बनाया है, ये आर्क बनाए हैं जो कि इस PQRS ABCD क्या चीज है एक बार देख लें। ABCD एक स्क्वायर है जिसके मिड पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, ये इसके मिड पॉइंट पे मिल गया, ये मिड पॉइंट पे मिल गया, ये मिड पॉइंट पे मिल गया, ये भी मिड पॉइंट पे मिल गया। सही है, ये चीजें हो रही हैं। तो अपने को शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे हम निकाल पाएंगे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं स्क्वायर की साइड, क्योंकि मुझे दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर ये 4 जो पोर्शन है, आप देख पा रहे होगे कि ये चारों सेक्टर हैं, सेक्टर ही नहीं बल्कि क्वाड्रेंट है ना, सर्कल का 1/4 इज क्वाड्रेंट, है ना। अगर इनका एरिया माइनस कर दें तो हम शेडेड रीजन पे पहुंच जाएंगे, सिंपल। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है, तो सिंपल है ये बात, हम इसको समझ चुके हैं। अब हम निकालना चाहें अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ये कर दो, है ना। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड है 12 और 4 सेक्टर्स का एरिया। भाई सेक्टर अगर देखें तो ये एक तरीके से क्वाड्रेंट ही तो है, थीटा जो है वो 90 डिग्री का ही तो बनेगा क्योंकि स्क्वायर भी तो था। तो यानी आप यूं कह सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगर आपको करना है तो थीटा की जगह 90 रख दो। सही है भाई, कर देंगे, चलो 4 इंटू थीटा, थीटा यानी 90 और पाई 3.14 और रेडियस कितनी होगी समझना जरा, ये पूरा 12 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रेडियस 6 हो जाएगी, है ना। सही है, चलो ठीक है, तो ये आ रहा है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 144 माइनस 3.14 इंटू 36, तो 36 कॉमन है ना, ठीक है। 36 अगर कॉमन है तो 36 इंटू 4 होता है ना, 4 माइनस दिस, तो एलसीएम लोगे तो 400 माइनस 314 बाय 100, तो ये आ गया 36 इंटू 400 में से 300 गया 100 और ये 14 यानी 86, ठीक है, बाय 100। तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। 6 इंटू 6, 6 इंटू 3 18 और 3 21, है ना, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48,
8 इंटू 3 24, 24 और 4 28 है ना। ठीक है भाई, 6 9 8 2 10 2 और 1 3, 3096 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 30.96 है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपना एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स टॉपिक में इतनी ही चीजें हैं जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, है ना। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लेते हैं और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आप लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा चैप्टर। आई होप सभी चीजें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।